सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें टोटल 65 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें साथियों पहला क्वेश्चन दिया गया है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। चलिए कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका जन्म, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश मुगलसराय में। उत्तर प्रदेश मुगलसराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र जो है उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो सत ब्राह्मण में मिलता है। अगर जो बात करते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और पुराण कितने हैं? तो पुराण है 18 पुराण। सबसे जो है पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो बिल्कुल चांदी के उत्खनन से नहीं है, ये है अंडा और चिकन के उत्पादन से। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, चांदी के उत्खनन से रजत क्रांति संबंधित नहीं है। रजत क्रांति जो है संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज जो है टमाटर की एक उन्नत किस्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टमाटर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो अंडाकार पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। इससे ही दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार को ही दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? तो जर्मन खगोलशास्त्री केपलर के द्वारा ये बताया गया था कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य के पथ में दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार गति करती है। केपलर के द्वारा बताया गया था। केपलर कौन थे? तो जर्मन खगोलशास्त्री थे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अगर जो आपको क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार में अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। तो आप लोग इस ऑप्शन को जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, लेकिन बृहस्पति के बाद शनि आता है, ना कि यूरेनस आता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनस। यूरेनस के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह और पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगते हैं? तो 500 सेकंड लगते हैं। जब 500 सेकंड को 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। इसका राइट आंसर गैलीलियो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो बात करते हैं आर्किमिडीज ने क्या दिया था? तो उत्प्लावन बल के लिए सिद्धांत दिया था। और जो है डार्विन ने क्या दिया था? जैव विकास का सिद्धांत। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह है, यानी कि पार्थिव ग्रह है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये सभी पार्थिव ग्रह हैं। तो इसमें जो मंगल आ रहा है, मंगल, तो मंगल जो है एक पार्थिव ग्रह है, क्योंकि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो बृहस्पति है और जो है अरुण है और शनि है, ये सब जॉवियन ग्रह हैं।
अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से से लोथल की खुदाई की गई थी। यह हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खुदाई किसने की थी, तो किसने की थी, S.R. राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई थी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में खोज की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कालीबंगन है, क्योंकि कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। और रोपड़ भी है, और जो है लोथल भी है। लोथल गुजरात में है, रोपड़ हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नवीन नाम क्या है, पटना। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं तो कहाँ पर मिले हैं, तो इसका राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन रोपड़ जो था पंजाब में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन किया गया है। तो इंद्र देवता की महत्वता का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं तथा 10 मंडल हैं। और अगर जो बात करते हैं नौवां मंडल तो सोम देवता को समर्पित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ माउंट ऑफ द डेड है। मोहनजोदड़ो का अर्थ माउंट ऑफ द डेड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है। तो कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है, तो अर्ध विराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध विराम ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और अल्प विराम कैसे लगता है, अल्प विराम ये ऐसे ही लगता है, ये वाली बिंदी नहीं होती। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। अगर की बात करते हैं पा वर्ग, तो पा वर्ग बिल्कुल ओष्ठ होता है, तो पापा बा तो ओष्ठ हो जाएगा। अगर जो का वर्ग की बात करते हैं तो कंठे होता है, का खा गा गा। और जो है मूर्धा, मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा चा वर्ग नहीं होता है, चा वर्ग नहीं होता है। कौन सा वर्ग होता है, तो टा वर्ग, टा ठा डा डा जो होता है मूर्धा होता है। और वर्ते जो होते हैं वो ना ला रा सा, ये सभी जो है वर्ते होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चा छा जा जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो चा छा जा किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूर्धा के अंतर्गत टा वर्ग आता है, और चा छा जा जो आते हैं वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तालव्य 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 के अंतर्गत कौन से आते हैं, चा वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब स्वरों के उच्चारण ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा निकलती है तो उसे अनुनासिक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार कौन होता है, तो अनुस्वार अन जो होता है वो अनुस्वार होता है। और रेफ तो आप जानते हैं, जैसे फर्ण में कर्म में जो है रेफ जो होता है पहले पढ़ा जाता है, जैसे ये वाला रेफ है। और नुक्ता जैसे फलम लिखा हुआ है, तो फलम में क्या है, फलम में जो नीचे लगा हुआ है ये वाला नुक्ता है, एक बिंदी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन है। पा वर्ग मैंने बताया वो ओष्ठ होता है। का खा गा तो का वर्ग ये कंठ आ जाएगा। और चा छा जा चा वर्ग मैंने बताया था तालव्य। तो इसमें जो राइट आंसर मूर्धा जो हो जाएगा तो वो टा ठा डा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो किस, देखिए पर्याप्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो पर्याप्त कैसे लिखा जाता है, पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है, पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है। और जो है ये वाला सही ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ वालक्य। परीक्षण में क्या होता है, बड़ी की मात्रा होती है। परीक्षण में क्या होता है, बड़ी की मात्रा, परीक्षण ऐसे लिखा जाता है, परीक्षण। और मंत्र जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतंतर ऐसे नहीं लिखा जाता है। माँ इसके बाद ता बढ़ा के मात्रा और ता और रा, उसके ऊपर अन की बिंदी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ वालक्य सही लिखा हुआ है, यज्ञ वालक्य सही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो
इतनी तेज हवा क्यों चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज हवा क्यों चल रही है इसमें नुक्ता की गलती। इसका होगा इतनी तेजी से हवा क्यों चल रही है। कितना सुंदर चित्र है, ये शुद्ध है, शुद्ध है। और हम आम खाए, हमने आम खाए, ये भी शुद्ध है। ये पत्र किसने लिखा, ये भी सही है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो बिल्कुल किस शब्द की वर्तनी सही। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है। और उत्कर्ष, उत्कर्ष तो सही लिखा हुआ है, उत्कर्ष इसका राइट आंसर ये वाला बी हो जाएगा। उत्कर्ष, इसका उत्कर्ष ऐसे ही लिखा जाता है। और महत्तम, महत्तम में ऐसे नहीं लिखा जाता है, माँ बड़ा आ की मात्रा, देखिए इसमें मात्रा की गलती है। और शास्त्र भी गलत लिखा हुआ है इसमें, ये वाला आधा सा हो जाएगा सलजम वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित में ये वाला ग्रह होता है, अनुग्रहित, ये गलत है। और कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ये भी गलत। उन्नति, उन्नति, उन्नति भी गलत है, क्योंकि उन्नति में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती। उन्नति में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है, ऐसे लिखा जाता है उन्नति, तो इस ये वाला गलत हो जाएगा। ज्योत्सना एकदम सही है, क्योंकि ज्योत्सना में क्या होता है, तीनों जो है आधा आधा होते हैं, जैसे जा आधा है और आधा ता आधा शा। ज्योत्सना एकदम सही लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस कौन सा एक प्रकार का वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण नहीं होता है, भौतिक पर्यावरण भी होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है और जैविक पर्यावरण भी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, तो कौन, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक जीवोम नहीं होता है। रेगिस्तान भी एक जीवोम है और घास का मैदान भी एक जीवोम है और टुंडा भी एक जीवोम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घटते हुए क्रम में अधोलेखित में निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र है, तो इसका सबसे पहले मैग्रो आएगा, इसके बाद घास का मैदान, इसके बाद झील और इसके बाद सागर। तो किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मैंग्रो और इसके बाद घास का मैदान, इसके बाद झील, इसके बाद सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैविक जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो मानस नहीं। मानस कहाँ पर है, तो मानस असम में। और नंदा देवी, नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में पाई जाती है, मानस असम में और मन्नार की घाटी तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण कौन सा है, तो मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर घास का मैदान, ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया गया, यानी कि सी में होना चाहिए घास का मैदान, इसका राइट आंसर घास का मैदान हो जाएगा। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो घास का मैदान मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैविक और अजैविक घटक के मध्य का बिचौलिया किसे कहा जाता है, जैविक और अजैविक घटक के मध्य का बिचौलिया किसे कहा जाता है, तो उत्पादक को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्षेत्र के परोढ़ में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुक्रमण कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं इकोटोन कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो है 20.98% या जो है 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रादेशिक प्रदेशों में से किससे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बड़े शिकारों की भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश को जो है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण का
व्यवस्था का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आता है नवीनीकरण या नवीनीकरण, इसके बाद क्या आता है नगरीकरण, इसके बाद आता है प्रवास, प्रवास के बाद आस्थना, इसके बाद प्रतिक्रिया, इसके बाद स्थिरता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगरीकरण, प्रवास, आस्थना, प्रतिक्रिया, इसके बाद स्थिरीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय प्रेरण का असाई मात्रक कौन सा होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का असाई मात्रक टेस्ला होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिध्वनि गति का मापन किस इकाई के साथ होता है? तो मैक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सुपरसोनिक गति बोलते हैं। सुपरसोनिक गति को किस में मापा जाता है? तो मैक में मापा जाता है। और हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला देखते हैं कार्य और ऊर्जा की इकाई। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा के अंतर्गत आ गया। जूल इसका मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। लेकिन वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है बल्कि वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नेपाल देश करता है। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा साझा करती है, जिनमें से टोटल 579 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। 579 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाता है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हरदोई। हरदोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरदोई किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरदोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल और 18 मंडल और 17 नगर पालिका होती हैं। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 403 होती है और लोकसभा की सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 होती है उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और जो है टोटल 9 चीज़ों से सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक जो है देश के साथ जो है सीमा साझा करता है। टोटल 10 हो जाएंगे। इस प्रकार केंद्र शासित एक प्रदेश है और राज्य कितने 8 और एक देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो संत कबीर नगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नया नाम क्या है? भदोही। भदोही इसका नया नाम है। वैसे तो जो है सबसे कम से जो है छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। हापुड़ का जो क्षेत्रफल होता है तो 660 किलोमीटर होता है। हापुड़ जो है 660 किलोमीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल 7680 680 और जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या और सबसे कम क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो महोबा जिला है। महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है और क्षेत्रफल में हापुड़ बताए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलास। इसका राइट आंसर पलास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलास। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से
उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ये 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा है। तो 5 सबसे बड़े हम राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, इसके बाद कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, यूपी, और 5वें नंबर पे कौन सा है? पंजाब, 5वें नंबर पे पंजाब क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश पड़ा। 24 जनवरी 1950 को पड़ा, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? किसने उत्तर प्रदेश का राज्य का पदभार कभी नहीं संभाला? राज्यपाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री चंद्रभानु गुप्ता ने कभी भी राज्यपाल का पद नहीं संभाला उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो ये बने थे होरमासाजी, होरमसजी फिरोज शाह मोदी, फिरोज शाह मोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सचिता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री थी। और अब जो बात करते हैं मायावती, मायावती जो है लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश से राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में उत्तर प्रदेश को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बना? तो ND तिवारी, तिवारी जी कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने, इनका संबंध कांग्रेस से था। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, तो राज्य पक्षी कौन सा? ऑप्शन गलत दिए गए। तो राज्य पक्षी सारस, सारस को क्रोन के नाम से भी जाना जाता है, सारस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सारस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की जो है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, और जो है चौथी पीढ़ी में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग, और जो है 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इसका राइट आंसर AI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के निम्नलिखित इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वाट्री विधि का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5G, 3G और 4G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में G का अर्थ क्या है? तो जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरेशन, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य किसी भी कंप्यूटर के द्वारा जो है निष्पादित नहीं किया जाता है CPU के द्वारा? तो भंडारण करना, भंडारण करना ये मेमोरी का काम है। डाटा को स्थायी रूप से भंडारित करना ये मेमोरी का काम है, CPU का नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा में जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी पीढ़ी में क्या किया जाता है? IC चिप, और दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कल लाइन कहा जाता है। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष से तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग हुआ? तो वर्ष 1965 से वर्ष 1971 तक तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। और अब वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही? पांचवी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी। अगर जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।